नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं आपके जो लेसन 5 है उसके दूसरे पार्ट के बारे में। यानी आपने जो बात किया था पहले अम्ल और क्षार के बारे में कुछ बात की थी। अब जो वैज्ञानिकों ने जो अम्ल और क्षार की परिभाषा दे रखी है, कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो उनके तर्क हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले जो उसने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी वो है आरेनियस। आरेनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी आरेनियस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की क्या परिभाषा दी। तो आरेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा ये है कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे बात कर रहे थे अपन HCl है, तो HCl क्या होता है? H+ और Cl- ये होता है। तो यहाँ पर ये देखिए H+ आयन दे रहे हैं, तो इस तरह से होते हैं जो भी वो है। जैसे बात करें H2SO4, इसके बारे में बात करें तो H+ और SO4-2, तो ये H+ आयन, तो ये क्या है? अम्ल है। अब बात करें क्षार के बारे में, तो क्षार की क्या परिभाषा दी थी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। वैसे तो अपने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में H+ और OH। जैसे बात करते हैं NaOH, तो NaOH में क्या है? NaOH में Na+ और OH-, तो यहाँ देखिए OH- आ रहा है। ये बात करें जैसे MgOH2, तो इसके बारे में बात करें तो Mg+2 और OH-, तो यहाँ पे ये OH- आ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। तो यानी आरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की ये परिभाषा है। अपन यहाँ से थोड़ी सी देख लेते हैं। प्रबल अम्ल या क्षार किसे कहते हैं, और दुर्बल अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो होते हैं। और जो दुर्बल कौन से होते हैं? जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। यानी अपन बात करें प्रबल अम्ल, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। अम्ल के लिए क्या आ जाएगा? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। क्षार का कहे तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल, अगर दुर्बल अम्ल की परिभाषा पूछे तो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जो जल में वो अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल। और दुर्बल क्षार पूछे तो वो क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यानी जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। आयनित, पूर्णतः आयनित होने का मतलब पूरी तरह से घुल जाना, यानी आयनों में टूट जाना, तो वो होता है। जैसे बात करें अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल कौन सा होता है? अपन बात कर चुके हैं HCl। और प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH, ये हो गया। बात करें दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल में कौन सा हो गया? जैसे बात करें एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है।
और क्षार के बारे में बात करें तो क्षार होता है वो होता है NH4Cl, ये हो गया, सॉरी NH4OH। जैसे हमारा NH4OH हो गया, तो ये क्या हो गए दुर्बल क्षार, ये दुर्बल अम्ल, ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार, ये उदाहरण हो गए। तो ये अपन बात की थी आयरेनिक्स ने जो संकल्पना दी थी उसके बारे में। अगली जो संकल्पना है वो है ब्रास्टेड-लोरी, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रास्टेड-लोरी ने अम्ल की क्या परिभाषा दी थी उसके बारे में बात करें तो अम्ल की परिभाषा क्या थी ब्रास्टेड-लोरी के अनुसार। अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन ग्राही वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यानी दाता का मतलब जो प्रोटॉन देते हैं और ग्राही का मतलब ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन मतलब जिनके ऊपर धनावेश होता है, ठीक है, ग्रहण करना और त्यागना। जैसे बात करें उदाहरण लेते हैं HCl प्लस H2O मिलकर क्या बनेगा H3O प्लस Cl माइनस। तो देखो यहाँ पर H के ऊपर कौन सा वेश होता है प्लस और Cl के ऊपर क्या होता है माइनस। तो यहाँ H था, इसने क्या किया, यहाँ प्रोटॉन यानी प्लस आवेश था इसके पास, यहाँ से दे दिया, इसको दे दिया, तो ये हो गया प्रोटॉन दाता, ये है प्रोटॉन दाता, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ प्रोटॉन था पहले नहीं था, यहाँ पे इसने यहाँ से ग्रहण कर लिया। देखो इसके पास अब प्रोटॉन है, पहले नहीं था, पहले 2 ही हाइड्रोजन थे, अब 3, एक बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये क्या हो गया प्रोटॉन ग्राही। ये प्रोटॉन ग्राही हो गया। तो प्रोटॉन दाता होता है वो क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, यानी प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्षार। तो परिभाषा बात करें ब्रास्टेड-लोरी ने क्या कहा, अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। देखो ये इनके पास H+ था, इसने दे दिया तो अब नहीं बचा H+, सिर्फ Cl- रह गया, तो प्रोटॉन इसने दे दिया तो दाता है, तो ये क्या हो गया अम्ल। और क्षार की बात करें तो क्षार कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जहां देखो प्रोटॉन इसके पास 2 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 हो गए, मतलब एक और ग्रहण कर लिया इसने हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया प्रोटॉन ग्राही हो गया। ये होगी ब्रास्टेड-लोरी। आगे जो बात करेंगे, देखिए ये जो संकल्पना है वो है लुईस की संकल्पना, या बात करें लुईस संकल्पना। जो वैज्ञानिक लुईस है उसने क्या संकल्पना दी थी, अम्ल और क्षार की क्या परिभाषाएं दी उसके बारे में बात करते हैं। तो अम्ल की परिभाषा इसने दी, अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्षार की बात करें तो क्षार होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन दाता। देखो जो अपने पहले बात की थी इससे पहले ब्रास्टेड-लोरी की, उसके अंदर होता है ये प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन तो दाता होता है, लेकिन लुईस के अनुसार अम्ल क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और क्षार होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं इसका उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर ये है अम्ल जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ग्राही होते हैं, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, Mg+ हो गया, Na+ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए तो इनको क्या हो गया अम्ल हो गया। और क्षार में क्या होते हैं, ये जो H2O ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का उदाहरण है, और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्षार हो गए। अब अपन बात करेंगे, ये तो होगी उनकी संकल्पनाएं, किस किस ने वैज्ञानिकों ने जो अम्ल और क्षार की जो संकल्पना दे रखी थी उसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ अम्ल करते हैं, अम्ल क्षार के कुछ सामान्य गुण, अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में बात करते हैं। तो देखो अम्ल क्या, अम्ल और क्षार के सामान्य गुण, सबसे पहले देखो अम्ल क्या होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अपन पहले बात कर चुके हैं। और क्षार होते हैं लाल लिटमस को क्या करते हैं नीला, जैसे अनिल और छलानी की बात की थी। अनिल मतलब जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है, छलानी मतलब क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। दूसरा अम्ल होता है जो
अम्ल है वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे बात करते हैं H2SO4 अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये Z है, जिंक है, ये क्या है जिंक, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई है। तो ये बात कर रहे हैं, ये अम्ल हो गया, ये धातु हो गई। अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये लवण बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ध्यान रखना है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी बात करते हैं, अगला पॉइंट है जब अम्ल और धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया की हुई हो तो अम्ल और धातु ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसमें देखो धातु है और यहाँ पर धातु ऑक्साइड है, यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनी, यहाँ लवण और जल बनेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, HCl अम्ल होता है और ये क्या है, धातु, कॉपर धातु होता है, इसके साथ ऑक्सीजन यानी धातु ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ बन गया, ये लवण बन गया कॉपर क्लोराइड और यहाँ ये जल बन गया। तो देखो ये अम्ल हो गया, ये धातु ऑक्साइड हो गया, ये लवण हो गया और ये जल, यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। इसी में देखो क्षार अगर अभिक्रिया करता है अधातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल तो कर रहा है धातु ऑक्साइड, क्षार करे अधातु ऑक्साइड के साथ, तो क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तो ये क्या बनाता है, लवण और जल, ये भी क्या बनाएगा, लवण और जल। तो यहाँ पर देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आ रहा है तो ये क्या है, क्षार है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, धातु नहीं है, गैस है, तो ये देखो क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो धातु ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो देखो क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल। यहाँ देखो अधातु ऑक्साइड होता है, ये अधातु ऑक्साइड, ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो अम्ल और ये क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है सभी अम्ल और क्षार जलीय विलयन, यानी अम्ल और क्षार जल में घुले हुए हैं तो वो विद्युत के सुचालक है, यानी उसके अंदर से अगर तार लग जाए तो आपको करंट आ सकता है, यानी करंट आएगा। तो धातु उसके अंदर यानी विद्युत उसके अंदर से आसानी से गमन कर सकती है, उसके अंदर से चल सकती है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, यानी अम्ल और क्षार मिलकर के और लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो ये कुछ सामान्य गुण हो गए अम्ल और क्षार के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग के बारे में, कि अपने दैनिक जीवन में कहाँ कौन कौन से मुख्य अम्ल, क्षार और लवण है जिनका उपयोग अपन करते हैं। पहले बात कर रहे हैं वो है अम्ल के उपयोग, यानी कुछ मुख्य अम्ल हैं उनके उपयोग क्या क्या है दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले खनिज अम्ल। खनिज अम्ल में जो किस किस में उपयोग होता है, उद्योगों में। उद्योग कौन कौन से, औषधि यानी दवाई बनाने में, पेंट यानी कलर बनाने में, उर्वरक यानी खाद बनाने के काम में आता है। तो खनिज अम्ल में आते हैं कौन कौन से हैं, खनिज अम्ल के अंदर आता है H2SO4, HCl और HNO3, ये खनिज अम्ल में आते हैं। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या उपयोग है। ये बॉयलर, सिंक या सिनेटरी, यानी घर में सिंक होता है रसोई घर में, सिनेटरी यानी चीनी मिट्टी की जो टाइलें होगी, और बॉयलर यानी जिसके अंदर कोई उबालने के लिए काम में लिया जाता है, उनकी सफाई करने में यानी उनको साफ करने में अपन देखते हैं। सिनेटरी यानी बाथरूम वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। बाथरूम में जो अपन कहते हैं नमक का तेजाब, वो यही होता है, इसके उपयोग में हल्के पीले कलर का अपन घरों में यूज करते हैं बाथरूम में, यानी सिनेटरी बॉयलर वगैरह में उसको साफ करने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है खाद बनाने में, यानी उर्वरक बनाने में, जो खेतों में जिसमें खाद यूज किया जाता है उसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसकी विशेष बात होती है, देखो HNO3 और HCl, HNO3 का एक अणु और HCl के 3 अणु यानी 1:3 में मिलाते हैं तो बनता है अम्लराज या एक्वा रेजिया। ये एक ऐसा पदार्थ है जो सोने और चांदी को पिघला सकता है, और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो सोने और चांदी को मिलाने से ऐसा अम्ल नहीं है जो पिघाल दे। अगर अपन सिर्फ HNO3 को करेंगे तो भी ये नहीं पिघाल पाएगा, सिर्फ HCl को लेंगे तो भी नहीं पिघाल पाएगा। इसको इसी अनुपात में लेते हैं, HNO और HCl दोनों मिला के 1:3 में, यानी 1 अणु इसका 3 अणु इसके, तो ये अम्लराज बनता है, तभी अम्लराज बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। और ये सोने और चांदी को पिघलाने में, कई बार प्रश्न एक नंबर में पूछ लिया जाता है सोने चांदी को पिघलाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अम्लराज या एक्वा रेजिया। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं एक्वा रेजिया कैसे बनता है, तो
HNO3 और HCl मिलकर, HNO3 का 1 अणु और HCl के 3 अणु। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। इसका उपयोग जो अपन सेल में, बैटरियों में, इसमें जो तेजाब डालते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो उद्योगों में और किसमें काम में जाता है, उद्योगों में। इसके बाद इसका जो विशेष है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विशेष नाम है, वो क्या है, अम्लों का राजा। ध्यान रखें यहाँ पर ये तो है अम्लराज, एक बार ये तो होता है अम्लराज जो सोने चांदी को पिघला देता है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका एक विशेष नाम अम्लों का राजा, यानी सभी अम्लों में ये राजा, यानी सबसे ज्यादा अम्ल पावर इसकी होती है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, CH3COOH। ये किसमें होता है, खाद्य पदार्थ यानी खाने के अंदर जो अपन यूज करते हैं, कई जगह में इसका यूज होता है। अचार बनाने में जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, और फर्नीचर में इसमें उसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ अम्ल अपने पढ़े हैं अम्लों के उपयोग। अब बात करते हैं क्षार के उपयोग के बारे में। तो ये हैं क्षार के उपयोग, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ये क्षार है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज और वस्त्र बनाने वाले उद्योगों में। साबुन बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक में, कागज और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इसमें होता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, या कीटनाशक और उसके कीटनाशक। मिट्टी की अम्लता मतलब अपन फसल वगैरह में कई बार देखते हैं, जो फसल के विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं आपके खेत में यानी चूना डालिए, तो चूना क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे क्या होता है, ये होता है क्षार होता है। और मिट्टी में अगर आपके अम्ल ज्यादा है तो उसको दूर करता है, यानी लवण बना देता है। तो इसलिए कहते हैं मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। कीटनाशक मतलब उसको खेत में कोई कीट वगैरह होते हैं उसके लिए, यानी फसलों की इनकी दवाइयों के उपयोग में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटासिड के रूप में। एंटासिड यानी पेट के अंदर कई बार खाने के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा खाने से पेट के अंदर HCl अम्ल होता है वो ज्यादा बन जाता है, तो अम्ल की मात्रा पेट के अंदर ज्यादा हो जाती है। उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार लेते हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर पेट के अंदर क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, जिससे अपने पेट में जो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात कर रहे हैं आगे लवण के उपयोगों की। कौन कौन से लवण मुख्य लवण है जिनका उपयोग अपन करते हैं, तो देखिए ये लवण कौन कौन से जिनके उपयोग अपन पढ़ रहे हैं। मुख्य लवण है, कुछ एक मुख्य लवण है जिनका दैनिक कैल्शियम कार्बोनेट, ये लवण होता है अम्ल और क्षार से फर्श बनाने में। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो अपन संगमरमर बोलते हैं, जो आम भाषा में अपन संगमरमर बोलते हैं, उसका सूत्र यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सूत्र है CaCO3। जैसे संगमरमर में अपन क्या होते हैं, जो मार्बल जिसे होते हैं उससे फर्श बनता है। लोहे के निष्कर्षण में, नहीं लोहे को शुद्ध करने में, जो लोहा जब पृथ्वी से प्राप्त होता है, खोद कर निकाला जाता है तो वो अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करने में। सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है, यानी चूने का उपयोग होता है। बात करें सोडियम क्लोराइड, ये होता है साधारण नमक। ये क्या है, अपन घरों में यानी जो खाने में नमक उपयोग करते हैं वो है, सूत्र होता है NaCl। बेकिंग सोडा बनाने में, यानी जो खाने का सोडा होता है, केक वगैरह बनाते हैं, पकौड़ी वगैरह, उसके अंदर काम में दावन सोडा यानी जो धोने का सोडा होता है उसके अंदर। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है, और दावन सोडा किससे बनते हैं, नमक से। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका सूत्र होता है। किसमें उपयोग होता है, फोटोग्राफी में, फोटो वगैरह बनते हैं उसके अंदर इसका उपयोग होता है। उर्वरक यानी खाद बनाने में। विस्फोटक यानी पटाखे वगैरह बनते हैं उसके अंदर काम में लिया जाता है। फिटकरी बनाने में, जो फिटकरी आपने देखी है घरों में यूज करते हैं। और जल के शोधन में, नहीं जल शुद्ध करने में। तो इस क्लास में अपन बात की है अम्ल, क्षार और लवण के कुछ जो परिभाषाएं वैज्ञानिकों की कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी है उसके बारे में बात की, जैसे आरेनिस, लुईस, ब्रास्टेड, लोरी और लुईस, इनके बारे में बात की। उसके बाद बात की है अम्ल, क्षार और लवण के कुछ सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। और उसके बाद बात की थी अपने इसके जो उपयोग कौन कौन से हैं, अम्लों के उपयोग क्या है, क्षार के क्या है, और लवण के जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसके बारे में। तो ये आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अपन बात करेंगे जो pH स्केल के बारे में, ठीक है, और pH का क्या महत्व है उसके बारे में।